नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एन मिसाइल क्लासेस में। सर्वप्रथम वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं नितेश मिश्रा, बीएड थर्ड सेमेस्टर का छात्र। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यदि आप छात्र हैं या अभिभावक हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो आइए आते हैं आज के अपने टॉपिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि जब देश में आज के कई साल पहले 1950 की बात है, 1950-55 की बात है, जब देश में कोई भी नियम एक लागू नहीं था तब उस समय देश में राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो उस समय जो शिक्षा का स्वरूप था वह 10+2+2+2। कहीं पर शिक्षा का स्वरूप ऐसे था तो कहीं पर 10+2+3 था, ठीक, और कहीं पर शिक्षा जो थी 11+3 थी। अपने अपने हिसाब से, जैसे कहते अपनी डफली अपना राज, तो अपने अपने हिसाब से शिक्षा का स्वरूप निर्धारण किया गया था और वैसी शिक्षा चलती थी। लेकिन उसके बाद कोठारी आयोग का गठन किया गया और कोठारी आयोग ने, जिसके कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। डीएस कोठारी जो है, इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष बने। इन्हीं के कोठारी के नाम पर ही कोठारी आयोग रख दिया गया। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डीएस कोठारी बने और इन्होंने अपना जो सुझाव है दिया कि जो शिक्षा है वह राष्ट्रीय स्तर पे 10+2+3 अर्थात ये मॉडल पे चलेगी, ठीक है। अर्थात कक्षा 10 तक हाई स्कूल की शिक्षा, 2 साल की इंटरमीडिएट की शिक्षा और 3 साल का ग्रेजुएशन, ये उन्होंने दिया। तो इसमें क्या था, अब तक यही चलता था 10+2+3, जिसे हम अधिकतर 10+2 ही करते हैं। बोर्ड की अगर जिससे देखा जाए ग्रेजुएशन छोड़कर तो 10+2 चलता था, ठीक है। अभी तक यही चलता था, एक बार हाई स्कूल की परीक्षा और एक बार इंटर की परीक्षा। हम 2 बार बोर्ड के लिए तैयार होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमें हर बार तैयार होना होगा, अर्थात हमारा बोर्ड में अब सिर्फ 2 बार परीक्षा नहीं होगा। अब देखिए क्या नियम आ गया है। अब यह जो 10+2 था, अब इसे 5+3+3+4, इसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं आप सभी को। 5 का मतलब है कि इसमें पहला साल जो है आंगनवाड़ी, दूसरा साल जो है एलकेजी के लिए, तीसरा साल यूकेजी के लिए और चौथा साल जो है कक्षा 1 के लिए और 5वां साल कक्षा 2 के लिए है। अर्थात ये जो आपके 1, 2, 3 साल, ये जो आपके 3 साल है ये प्री प्राइमरी है। ये प्री प्राइमरी क्यों किया गया है? क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान मजबूत नहीं बनेगा। इसीलिए यह प्री प्राइमरी कर दिया गया है 3 साल, कि बच्चे की जो नींव है, जो उसकी संख्या गिनने की पद्धति है, शब्दकोश है, जो वर्णमाला का ज्ञान है, वे मजबूत हो जाए, बच्चा उसमें फिर भ्रमित न हो। और जब नींव मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह कहते हैं ना कि मकान बहुत अच्छा बनेगा। तो इसीलिए किया गया है कि 3 साल ये प्री प्राइमरी है, उसके बाद ये प्राइमरी चलता है। आगे आते हैं तो 5 साल की बात कर ली गई, उसके बाद आता है 3 साल। अब इन 3 सालों में क्या होगा कि पहले साल में यहाँ पे 2 तक हो गया था, ठीक है। अब देखिए पहले साल में इसमें क्या होगा, कक्षा 3, फिर दूसरे साल में कक्षा 4 और तीसरे साल में कक्षा 5। कक्षा 5 तक की पढ़ाई कर दी जाएगी। उसके बाद आता है ये 3 साल। अब इस 3 साल में क्या होगा कि फिर पहले साल में कक्षा 6,
दूसरे साल में कक्षा 7 और तीसरे साल में कक्षा 8। यानी कि एक बार कक्षा 2 का एग्जाम होगा और एक बार कक्षा 5 का एग्जाम होगा बोर्ड का, और एक बार कक्षा 8 का एग्जाम होगा बोर्ड का, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और उसके बाद जो 4 आता है, 4 का मतलब है 1 2 3 4, ये 4 साल है। तो बच्चा जब 8 तक पढ़ लेगा तो उसके बाद 9 में जाएगा, ठीक, फिर 10 में, फिर 11 में और फिर 12 में। तो यहाँ 10 और 12 में भी उसे बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी, अर्थात उसे बोर्ड की परीक्षाएं 1 2 3 4 5 बार देनी होगी परीक्षाएं। और पहले क्या था, 10+2 में हम सिर्फ 2 बार परीक्षा देते थे। और जब हमारी परीक्षा आती थी तो जो मैं अब खुद पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कि जब परीक्षाएं आती है तो कुछ बच्चे आते हैं कि मास्टर साहब पास करा दी, तो हमें था सब देखने में कुछ ऐसा ना बा, तो बहुत समस्याएं होती हैं उनकी। तो वे क्या करते हैं, जब परीक्षा आती है तभी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। अगर उन्हें कक्षा 10 में पढ़ना है तो उन्हें कक्षा 8 पास करना होगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे। ये तो मैंने पहला परिवर्तन बता दिया, क्या 5+3+3+4, ये पहला था। अब दूसरा है परिवर्तन कि अभी तक हम सभी यूजीसी के बाद एनसीटीई और उसके बाद एआईसीटीई, अभी तक तो हम इन सबको पढ़ते थे, ठीक है, उच्च शिक्षा में। अभी हम यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई को पढ़ते थे। लेकिन अब हमें आगे एचईसीआई को पढ़ना होगा। एचईसीआई का पूरा नाम है, लिख देते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ हायर इंडिया। तो हायर एजुकेशन इंडिया, ठीक है, भारत का उच्च शिक्षा आयोग। अब हमें एचईसीआई को पढ़ना होगा, ठीक। आगे है तीसरा कि सभी विषयों को समान महत्व। जो सभी विषय हैं, उससे पहले क्या होता था कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब सभी विषयों को समान महत्व का माना जाएगा। जैसे यदि आपको चित्रकला आती है तो आपका जो चित्रकला है, अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी आती है तो उसके बराबर ही महत्व रखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको चित्रकला आता है या फिर डांस आता है तो ये जो है समान महत्व के विषय नहीं है, ये सही नहीं है। इसे क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक में रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डांस सब्जेक्ट पसंद है तो आपका डांस सब्जेक्ट जो है वो आपकी इंग्लिश, हिंदी और मैथ की ही बराबरी करेगा, ठीक है। तो डांस, आर्ट, ये सभी जो है, जैसे डिबेट भी हो गया, ये सब आपके बराबर इंपॉर्टेंस रखेंगे, ठीक। आते हैं चौथा जो है, कोई भी बच्चा, जैसे पहले क्या चलती थी, स्ट्रीम चलती थी। पहले क्या बात है, अभी भी वही कहेंगे, अभी भी स्ट्रीम चलती थी कि 3 स्ट्रीम थी। पहला था विज्ञान, जिसे हम कहते हैं साइंस स्ट्रीम। दूसरा था वाणिज्य, जिसे हम कॉमर्स स्ट्रीम कहते हैं। और तीसरा था हमारा कला वर्ग, ठीक है, जिसे हम मानविकी वर्ग भी कहते हैं। तो पहले ये 3 स्ट्रीम चलती थी। अगर कोई बच्चा विज्ञान वर्ग में जाता है तो वाणिज्य वर्ग के विषय नहीं पढ़ सकता है, कला या मानविकी वर्ग के विषय नहीं पढ़ सकता है। अगर वह कला वर्ग का है तो वाणिज्य वर्ग का विषय नहीं पढ़ सकता है, विज्ञान वर्ग का विषय नहीं पढ़ सकता है। यह मैं कक्षा 12 की बात कर रहा हूँ, इंटर की बात कर रहा हूँ।
लेकिन अब क्या है कि आप अगर विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो आप कला वर्ग की भी विषय पढ़ सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को इतिहास विषय पसंद है, ठीक है, हालांकि मैं दूसरे की बात करूं, मुझे खुद इतिहास पसंद था और मैं जब इंटर में था तो मैं अलग से 1 घंटे इतिहास भी पढ़ा करता था, ठीक है। तो अगर मुझे इतिहास पसंद है और मैं विज्ञान वर्ग का छात्र हूं तो मैं गणित के साथ साथ इतिहास भी पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो विस्तृत नियम कानून है, ठीक है, वो अभी बन के आने वाला है, लेकिन मोटी मोटा में बता दिया जा रहा है कि आप अगर कोई भी दूसरे स्ट्रीम का छात्र है, दूसरे स्ट्रीम का विषय का लेकर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए कोड जो बनेंगे कि इतिहास साथ मैथ के साथ और केमिस्ट्री होना चाहिए, या मैथ के साथ केमिस्ट्री होना चाहिए और उसके साथ भूगोल हो सकता है, तो उसके लिए जो नियम कानून बनेंगे उसका पालन किया जाएगा। लेकिन यह है कि कोई भी बच्चा दूसरे स्ट्रीम का विषय पढ़ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं परिवर्तन नंबर 5 पे। परिवर्तन नंबर 5 का मतलब यह है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं MHRD, अब इसका नाम बदल के एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MINISTRY, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्रालय। वापस आते हैं, CATIOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात इसका जो लंबा चौड़ा नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका अब नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है शॉर्टकट में, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच बनाना, ठीक है, शिक्षा संबंधी नियमों का निर्माण करना, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 6। पहले क्या होता था कि कोई बच्चा अगर गैप कर देता है तो उसकी पढ़ाई वहीं पे खत्म मानी जाती थी कि आपने यहाँ पे गैप कर दिया है तो अब आपको फिर से पढ़ना होगा। लेकिन अब क्या है कि गैप वाले भी अगर कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है, बीच में अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे मौका दिया जाएगा अपनी पढ़ाई पूरी करने का, ठीक है, उसे मौका मिलेगा, उस बच्चे को मौका दिया जाएगा कि वह बच्चा अपनी पढ़ाई को पूरा कर ले, ठीक है। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई 1 साल 2 साल पढ़ता है और बीच से किन्हीं कारणों से बीमार हो गया, कहीं चला गया, अति आवश्यक कारणों से कोई घटना हो गई तो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाता, तो उसे फिर से पढ़ना होता है, उसका समय नुकसान होता है, तब वह अपना पढ़ाई जारी कर सकता है। और इसके लिए क्या नियम कानून बने हैं उसका मैं आपको थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे पहले साल अगर कोर्स आपका 3 साल या 4 साल का है, जैसे ग्रेजुएशन होता था वो 4 साल होने वाला है, तो वहां पे क्या होगा कि पहले साल जब आपने पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट, CERTIFICA, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरे साल आपने अपना पूरा कर लिया दूसरा सत्र तो आपको उस विषय में डिप्लोमा मिलेगा, DIPLOMA, आपको डिप्लोमा मिलेगा। और तीसरे साल में आपको क्या मिलेगी? डिग्री, ठीक है, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी। और आपको अंतिमवें साल, चौथे साल जो है आपको रिसर्च करने का मौका दिया जाएगा। चौथे साल आपको रिसर्च करने का मौका दिया जाएगा। तो अगर आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है, अब बीच में पढ़ाई आपने छोड़ दी है, तो जब आप एडमिशन लेंगे तो आप डिग्री से फिर स्टार्ट करेंगे, तो आपको 3rd ईयर में आपको डिग्री मिलेगी। ये नहीं है कि आपको फिर से स्टार्ट करना होगा, नहीं, ये आपके 2 प्रमाण मान्य रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में यह नियम है कि आप किसी भी विद्यालय से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है किसी दूसरे विद्यालय से, अगर आप कहीं और चले गए, आपके माता पिता का ट्रांसफर कहीं हो गया या किन्हीं कारणवश कहीं दूसरी जगह चले गए, तो आप क्या करेंगे, वहां के विद्यालय से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, वहां से डिग्री ले सकते हैं और वहां से लास्ट ईयर में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको वहां पे फायदे होंगे। ऐसे क्या है कि बहुत सारे बच्चों का समय बचेगा और साल बचेगा और आसानी से वे पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं।
उसके बाद आता है 7वें नंबर पर, 7वां मैंने बता दिया, कहीं से भी, एनीवेयर, ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है। 8वां देखते हैं, 8वां ये है कि कमजोर बच्चों को छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति जो है जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं, छात्रवृत्ति कमजोर बच्चों को पहुंचाई जाएगी, अर्थात जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें विशेष तौर पर छात्रवृत्ति सामान्य छात्रों से कुछ अधिक मिलेगी। हालांकि इस समय तो हाल ये है कि छात्रवृत्ति पूरी पूरी सबको नहीं मिल पा रही है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि छात्रवृत्ति जो है यह बच्चों को मिलेगी, ठीक है। आगे है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 यह कह रहा है कि हम बच्चों को छात्रवृत्ति, मैंने अभी बता दिया है, अब होगा जो बच्चे हैं उनको कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, अर्थात वोकेशनल एजुकेशन होता है, व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा का आरंभ जो है वो कक्षा 6 से किया जाएगा, क्योंकि आज का जमाना यह है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके हाथ में कला नहीं है, या अगर बच्चा हाथ में उसकी कला है, उसके पास हस्त कौशल है, तो उसके पास ज्ञान नहीं है। आज का माहौल यही है। तो अब ये शिक्षा दी जाएगी कि आपके पास क्या हो, ज्ञान भी हो और ज्ञान के साथ साथ कौशल भी हो, क्योंकि कौशलम बलम, ठीक है, कौशल में ही बल है। तो ज्ञान और कौशल के साथ में शिक्षा दी जाएगी और यह शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ की जाएगी। जिसकी जिस चीज में रुचि होगी, पेंटर काम में, बढ़ई काम में, जिसकी जिस चीज में रुचि होगी वह उस कार्य को कर सकेगा, ठीक है। और आते हैं रूल नंबर 10। 10वां परिवर्तन यह हुआ है कि जो यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं ये सभी सेमेस्टर वाइज होगी, क्योंकि सेमेस्टर में क्या होता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं और 2 बार होने से परीक्षाएं भार हल्का हो जाता है। इसीलिए अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात स्नातक और परास्नातक दोनों की परीक्षाएं अब 6 माही होंगी, ठीक है, 6 महीने पे हुआ करेंगी, ठीक। और सबसे अंत में जो परिवर्तन हुआ है, इससे यह फायदा हुआ है कि बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अब इंटर्नशिप, इंटर्नशिप मतलब कमाई, बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा धन अर्जन भी कर सकेंगे, जिससे वे अपने शिक्षा से संबंधित जो खर्च है उसकी पूर्ति कर सकेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर कक्षा 12 में है और उसने पेंटर का काम सीख लिया है कक्षा 6 से ही, तो वे कहीं पर पेंटिंग करते हुए आमदनी कुछ प्राप्त करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, जिससे उसकी आगे आने वाली पढ़ाई में व्यवधान न पैदा हो, ठीक है। आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करके अपना प्यार जरूर प्रदान करें, ठीक है। धन्यवाद।